नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी की एक और सफल मॉडल पर देश में यह लागू होने जा रहा है। दरअसल यूपी के आकांक्षात्मक ब्लॉकों की निगरानी और नियोजन के लिए शुरू की गई सीएम फेलो योजना नीति आयोग को भी ये भा गई है। अब यूपी की तर्ज पर केंद्र ने भी पूरे देश में 500 पिछड़े ब्लॉक का चयन किया। नीति आयोग ने इन सभी ब्लॉकों में फेलो नियुक्त ये किए जाएंगे और जिसे लेकर आयोग ने सभी राज्यों को बाकायदा पत्र लिखकर योजना को अपनाने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर संचारी रोगों की समीक्षा बैठक की है और बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सीएम योगी ने हर हॉस्पिटल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं, जो हर शाम अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। दरअसल अक्टूबर महीने से संचारी रोगों के अभियान का नया चरण जारी होगा। इस पर सीएम योगी ने कहा कि इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के 2 सफल मॉडल हैं, जो संचारी रोग अभियान में हमारे लिए सबसे उपयोगी होंगे। और वहीं यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि यह ठगबंधन समाज को बांटने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत G20 में विश्व का नेतृत्व कर रहा है, जो कि भारत के लिए गौरव की बात है। आज का प्रशिक्षण शिविर में प्रधानमंत्री जी की जो आज उसका उद्घाटन सत्र में मुझे रहना हुआ और जो प्रधानमंत्री ने आज गरीब कल्याण योजना जो चलाई है पूरे भारतवर्ष में, उसका एक अभूतपूर्व असर पड़ा है पूरे देश में। ये जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ये बांटने वाले जो गठबंधन है, जो घमंडिया है, इसके जो दल हैं। और वहीं प्रयागराज की हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज समेत यूपी बार काउंसिलिंग की शिकायत पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही यूपी में चल रहे वकीलों का विरोध प्रदर्शन और हड़ताल फिलहाल खत्म कर दी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि फैसले के बाद से यूपी के वकील सोमवार से अपना अदालती कामकाज जो करना है वो शुरू कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय में बार काउंसिल की तरफ से एक अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिसमें बार काउंसिल ने यह प्रे की थी कि जो एसआईटी फॉर्म हुई है और जो पिछले विगत दिनों में जो एफआईआर दर्ज हुई है माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत में, उसकी स्टेटस रिपोर्ट। और वहीं बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बीएसपी सांसद का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो वकीलों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश अली ने कहा कि मुख्य सचिव डीएम के पुतले फूंकने से कुछ नहीं होगा, पुलिस वही करती है जो उसके आका तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है। सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने चंदौली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बीजेपी के नेता, मंत्री और विधायकों के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आज देश में लोकतंत्र पर तानाशाही हावी हो रही है, लोग खुशियां तक नहीं मना पा रहे हैं। दरअसल सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू पर डीडीयू नगर में सड़क जाम पर आतिशबाजी करने का यह आरोप लगा है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कल घोसी का उपचुनाव हम लोग जीतने का काम किए हैं और यहां पर ट्रेन को लेकर मैंने कहा था कि धीना, बहोरा, तुलसी आश्रम, सैयद राजा और चंदौली, आप कुछ दिन पहले चंदौली में माननीय मंत्री जी शिलान्यास करके कहे कि 26 से 27 करोड़ खर्चा होगा। मैंने कहा एक भी पूर्व विधायक द्वारा अपने समर्थकों के साथ जीटी रोड को जबरन बंद करके आतिशबाजी की गई। इस कारण ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों, राहगीरों और आम जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इंडिया वर्सेस भारत मुद्दे को लेकर विपक्ष के सारे नेता केंद्र सरकार को घेरने में लगे हैं। तरह तरह की प्रतिक्रिया हर पार्टी के नेता द्वारा दी जा रही है, लेकिन केंद्र का इंडिया को भारत में बदलने का सपना लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 9 साल की यह सरकार इंडिया नाम से कई योजनाएं लाई हैं, लेकिन विपक्ष गठबंधन का नाम इंडिया होने पर वो डर गए हैं। और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं।
देखिए, जहां तक सवाल नेम प्लेट का है, इंडिया भारत का है, देश की जनता वो इंडिया भारत हिंदुस्तान इन सभी नामों को बहुत प्यार करती है, बहुत सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी जो 2004 का लोकसभा चुनाव इंडिया शाइनिंग के नारे पर लड़ती है, समाजवादी पार्टी के इस प्रस्ताव की इंडिया का नाम भारत कर दिया जाए मानने से इनकार कर देती है। 9 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इंडिया नाम से विभिन्न योजनाएं चलाती है, लेकिन जब विपक्षी गठबंधन अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेता है, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत होने लगती है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र को देख रही है। लखनऊ शहर की महापौर सुषमा खरकवाल ने अपने 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया और उसके साथ ही मेयर ने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवा दी हैं। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को करीब 95 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं साफ सफाई से लेकर हाउस टैक्स छूट और इको ग्रीन की बाहर करने समेत कई कार्यों के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के स्कूलों के विस्तार के लिए भी अभियान लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। निजी स्कूल्स की तर्ज पर नगर निगम स्कूल्स में भी उच्च कमेटी की इसमें उच्च कोटि की उच्च स्तर की शिक्षा ये दी जाएगी। नहीं थे, पंखे वगैरह नहीं थे, तो मैंने व्यापारियों को कहा था कि इनको अगर आप कर सको, इनको ओबलाइज तो कर लीजिए। उस पे हमारे जो पूर्व महापौर हैं उन स्कूलों में अब वो राज्यसभा सदस्य हो गए हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने 1,25,00,000 रुपया दिया है इन स्कूलों को बनाने के लिए। और हमारे और भी एमएलसीओ ने मुझसे वादा किया है कि हम पैसा देंगे और व्यापारियों ने भी कहा है कि हम करेंगे। लेकिन अब मैं जो भी सोर्स हो रहा है मैं पैसा ला रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे नगर निगम के जो स्कूल है एक मॉडर्न स्कूल बने। और जिस तरीके से कई स्कूलों में भीड़ लगी रहती है एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं होता, वही मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी भीड़ लगी रहे एडमिशन के लिए। और मेरा ये सपना है कि ये कोशिश है कि इनको मैं अच्छा करूं ताकि हमारे परिवार जो नगर निगम का परिवार है, कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ सके और उनको अच्छी सुविधा मिल सके। ये मेरा प्रयास है। और वहीं राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से सिंधी क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत ये होने जा रही है, जिसमें प्रदेश की 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहीं लखनऊ की 7 टीम भी सिंधी क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। वहीं टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस बार बीसीसीआई के नियम के तहत सिंधी क्रिकेट टूर्नामेंट के सारे मुकाबले करवाए जाएंगे। वहीं विजेता टीम को 51,000 रुपए का यह पुरस्कृत उनको किया जाएगा। लखनऊ में होने जा रही सिंधी क्रिकेट टूर्नामेंट में कई स्पॉन्सर्स भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे यहाँ का सिंधी कॉन्क्लेव करा रही है लखनऊ में हॉलिडे इन में 7 और 8 अक्टूबर को। इसके अंतर्गत हमारे डेलीगेट्स हर स्टेट से, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह से हमारे डेलीगेट्स आएंगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग जो करा रही है, यूथ के लिए करा रही है, ताकि वो अपने जो अच्छा काम किए हुए हैं सिंधी समुदाय के लोग उनसे मिल भी सके और यहाँ से उनसे सीख भी सकें। हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, लीडर्स को बुला रहे हैं, ताकि हमारा यूथ जो है हमसे कनेक्ट भी हो, एक दूसरे से मिले भी और कुछ अच्छी चीजें भी सीख के यहाँ से जाए। इस पर्पस से हम लोग सिंधी कॉन्क्लेव नेशनल लेवल का सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग करवा रही है। इसमें हमारी टोटल पूरे यूपी से 16 टीमें आ रही हैं। इसमें हमारा ये टूर्नामेंट जो चलेगा वो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 16 टीमें भाग लेंगी जो विभिन्न शहरों से आई हुई है। गोरखपुर से भी आई हुई है, फैजाबाद से भी है, बनारस है और आपका इलाहाबाद है। कई शहरों से टीमों का पार्टिसिपेट कर रही है। इसमें सबसे पहला प्राइज देंगे 51,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है। सेकंड जो रनर अप टीम रहेगी उसको 31,000 रुपए हम देंगे। और प्रदेश के सभी जिलों में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस दौरान वैवाहिक मामले, ट्रैफिक चालान सहित कई मुद्दों पर सुनवाई हुई है। और इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें ये दिखा रहे हैं। इन जगहों पर लोक अदालत का आयोजन हुआ जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को निपटाने के आदेश भी दिए गए हैं। आज चूंकि राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसमें अभी तक हम 5-6 दिन हो गए, कोई भी किसी तरह की गवर्नमेंट ने कोई भी सकारात्मक माने उनका वो संदेश नहीं आया है कि जिससे हम लोग माने रुके। इसी तत्वाधान में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया था
कि राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया जाए, तो उसके तहत आज हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार कर रहे हैं। हापुड़ में एक महिला अधिवक्ता के साथ निंदनीय घटना घटी है। उसके बाद वो शांति रूप से बैठे थे अनशन पर, उन पर लाठीचार्ज किया गया है। इसी पे हड़ताल 5-6 दिन से जारी है और जब तक अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा ये हड़ताल जारी रहेगी, बार काउंसिल का कहना है। और जो घटना घटी है उसकी चार्जशीट लगाई जाए और हमारे हापुड़ के अधिवक्ताओं के साथ जो घटना घटी उनको मुआवजा दिया जाए। और वहीं श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल श्रावस्ती में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहां डेंगू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच हॉस्पिटल्स के डेंगू वार्ड में ताला लटका हुआ है, जिसके चलते सामान्य स्थान पर डेंगू के मरीजों की संख्या ये बढ़ती जा रही है और डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात यह भी सामने आ रही है कि अभी तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।